जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज हम जी जरा बात करेंगे पीटीआई की गवर्नमेंट के 2 साल कंप्लीट हुए हैं उसके ऊपर, और क्या उन्होंने किया और क्या उन्होंने नहीं किया, क्या उन्हें करना चाहिए था, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जी बलूचिस्तान के इशू पे। अभी आपने देखा ही है कि रिसेंटली एक जो लड़का था हयात बलोच, उसको एफसी के एहलकारों ने उसके माँ बाप के सामने गोली मार दी। और ये कोई पहला वाकया नहीं है बलूचिस्तान में। इस तरह के जो वाकयात हैं वो हम देखते ही रहते हैं, और लेकिन बोलते नहीं हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमारे यहाँ मीडिया भी बहुत कम डिस्कस करता है। और अभी तक शायद हम लोगों ने भी अपने चैनल पे इस बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन अब हम करेंगे। और हम ऐसे लोगों को भी इनवाइट करेंगे जिन जो बलूचिस्तान से होंगे, और ताकि हमें यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के और बाकी लोग जो बाकी दुनिया में बैठे हैं वहाँ से उनको मालूम हो कि असल सूरत हाल क्या है, क्या कंडीशन है वहाँ पे, क्या बात सच है और क्या बात झूठ है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू सो मच कि हमारी जो पिछली वीडियोस थी उनको लोगों ने पसंद किया और बहुत अच्छे कमेंट्स हमें आए, और हमें बहुत अच्छा लगता है। जाहिर है अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अपने चैनल पे, और बिल्कुल हम करेंगे। आपके एडवाइसेस जो हैं वो हम देखते जा रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको ऐसा ऐसा करके चेंज भी नजर आएगा और हम होपफुली इम्प्रूव करेंगे। आज हमें जी ज्वाइन किया है फखर यूसुफजई ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और टीवी एंकर भी हैं। थैंक यू सो मच फखर कि आपने ज्वाइन किया। जी फखर, सबसे पहले हम बात करते हैं हयात बलोच की। एक बहुत ही दिल दुखाने वाली बात हुई है, और इस तरह से माँ बाप सामने हो या माँ बाप सामने ना हो, किसी के भी औलाद को इस तरह से गोली मार देना, और वो भी एफसी के एहलकार, और इस तरह के वाकयात हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में। कई वीडियोस सामने आई हैं, इनके अलावा भी, हयात बलोच के अलावा भी, आप जानते हैं। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आरजू। और मतलब मुसलसल मैं फॉलो कर रहा हूँ इस इशू को। हयात बलोच हमारा भाई मैं कहूँगा उसको, क्योंकि वो बेशक कोई बलूचिस्तान से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, पंजाब या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर से है, बल्कि मैं कहता हूँ किसी भी खित्ते से अगर उसको कोई भी उसकी जुडिशियल किलिंग करता है, कोई इदारा करता है या कोई शख्स करता है, तो मेरे ख्याल में हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन, कि हम उसके ऊपर बात करें। बहुत दफा आपको, मुझे, बहुत सारे लोगों को कि यार अगर आप फलां इशू पे बात करेंगे तो हो सकता है आपको कोई मतलब कोई डराए धमकाए, या लेकिन क्यों ना करें। वजह यह है कि यार एक मतलब इंसानियत सोच किस्म के वाकयात होंगे और हम उस पर चुप रहेंगे। मोहम्मद हयात हो या लोहानी हो जो पिछले साल जिनका कत्ल हुआ लोरलाई बलूचिस्तान में, इसके अलावा बहुत सारे लोग, जिसमें से अभी सिंध के हमारे एक वो भी बड़े अच्छे स्कॉलर हैं सारंग साहब, उनके फादर की मैं वीडियो आज सुबह देख रहा था, तो उसने मतलब इस तरह के उनको मतलब नौकरी से हटा दिया या उसको 4-5 दिन गायब किया गया था। ये सारे वाकयात जितने भी होते हैं पूरे पाकिस्तान में होते हैं, हो रहे हैं। बलूचिस्तान शायद ज्यादा मुतासरा इलाका में उसको कहूंगा। खैबर पुख्तनख्वा का जो पुराना फाटा हुआ करता था, वहां पे इस तरह के बहुत सारे वाकयात इस वक्त भी, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो खबरें, क्योंकि नेशनल मीडिया उसको उस तरीके से नहीं चलाता, बहुत सारी ऐसी किलिंग, बहुत सारे यूथ के जो लोग हैं, लड़के हैं, उनको अभी भी यकीन करें अगर मतलब एज ए पश्तून, क्योंकि हम वो कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं चीजें, वहां पे लोगों से यारी दोस्ती है, तो वो खबर किसी न किसी जरिए से आ जाती है, आपको पता चल जाती है।
तो या फिर पीटीएम के हमारे जो भाई हैं वो लोग हाईलाइट करते रहते हैं नॉर्थ साउथ के जो इस तरह के वाकयात होते हैं, तो वो चीजें किसी न किसी तरीके से मीडिया तक पहुंचती है। लेकिन जो रिसेंट हमारे हयात जो मोहम्मद हयात शहीद हमारे भाई जिनको दिन दहाड़े अपने खजूर के बागात में केच के इलाका तुर्बत के साथ एक छोटा सा इलाका है, तुर्बत तो खैर डिस्ट्रिक्ट है वहां का बड़ा, वहां पे क्योंकि उससे एक दिन पहले कोई आईईडी ब्लास्ट हुआ था, एक अटैक हुआ था एफसी के ऊपर इस एरिया में। तो ये जो हयात लड़का है कराची में ये पढ़ रहा था और वहां से ये छुट्टियों पे इस तरह आया था, कोरोना की वजह से आपको भी पता है पूरी दुनिया में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब कुछ बंद है, पाकिस्तान में भी बंद है। तो ये छुट्टियों की वजह से अपने इलाके में था और अपने फादर के साथ कपड़े का इनका कारोबार है वहां पर, तो वो वहां पे अपने फादर के साथ काम काज ये करता रहता था और बड़ा इंटेलिजेंट लड़का। सीएसएस की क्योंकि तैयारी अगर कोई कर रहा होता है तो यकीनन वो कोई काबिल ही होगा कि लाखों लोगों में उस एग्जाम के लिए वो तैयार होता है और वो जाके अटेम्प्ट करता है उस पर, तो यकीनन और मैं कहता हूँ काबिल ना भी हो, किसी का बच्चा है, किसी का भी है, मैं कहता हूं अगर उसने अव्वल तो ऐसा कुछ उस पर प्रूफ नहीं है कि यार उसने ये किया था उसने वो किया था, ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं किया था उसने, फॉर एग्जाम्पल किया, फिर भी किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो सड़क के ऊपर उसको 8 गोलियां मारे, उसको ये जान ले ले, किसी को कोई भी हक नहीं है, बेशक कोई भी, वो बेशक हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हो, वो बेशक मैं हूं एज ए मतलब लेमैन ऑफ पाकिस्तान, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, किसी को यह राइट नहीं है कि वो उसकी जान ले। अगर कोई मसला है, कोई इशू है उससे रिलेटेड, मुल्क के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, उसके लिए कानून मौजूद है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, आपके पास अदालतें मौजूद है, आप उसको पकड़ के वहां पे ले जाएं। अपने आप तो वैसे भी तो आपने बहुत सारे लोगों को उठाया हुआ है, मेंगल साहब रोज उसके ऊपर बात करते हैं, सरदार अख्तर खान मेंगल साहब रोज उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई हमारे इतने लोग मिसिंग है बलूचिस्तान से, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स जो वहां के हैं वहां से लोग मिसिंग है, और बहुत सारे लोग वहां के जो लीडर है वो बात करते हैं, सरदार अख्तर मेंगल साहब के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं। कल या परसों की उस्मान काकड़ सेनेटर है पुख्तनख्वा मिली अवामी पार्टी के, महमूद खान अचकजई साहब की पार्टी के, तो उनकी स्पीच का एक क्लिप मैं सुबह देख रहा था, उन्होंने बात की कि क्या किसी में जुर्रत है कि इसके खिलाफ बात करे, कि ये बात हाईलाइट करे कि यार क्यों और किसने और किस तरीके से मारा जा सकता है किसी बंदे को, आप उसको हथकड़ियां डाल दें, अगर वो मुजरिम है, आपको कोई उसके ऊपर आपको है कोई इतला है कि उसके ऊपर कोई जिसे कहते हैं कोई एलिगेशंस है, तो आप उसको कानून के मुताबिक बेशक फांसी पे चढ़ा, लेकिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग इज नॉट अलाउड कहीं पर भी, कहीं पर भी। वो मैं कहता हूं मकबूजा कश्मीर में हो, वो बेशक फलस्तीन में हो, वो बेशक बलूचिस्तान में हो, वो बेशक खैबर पख्तूनख्वा में हो, वो सिंध में हो, पंजाब में हो, या किसी भी जगह पर, वो कहीं पे भी, वो बेशक अफगानिस्तान में हो, जो अमेरिकन ने किया या तालिबान ने किया, किसी को इजाजत नहीं है किसी की जिंदगी लेने का। यूनाइटेड नेशन के चार्टर को अगर बहुत सारे लोगों को पता है कि क्या लिखा हुआ है इस हवाले से, लेकिन मुसीबत यह है कि वो भी उस तरीके से एक्शन नहीं लेते। दूसरी फिर हमारी हुकूमतों की कमजोरी में कहूं, इसके ऊपर भाई आप क्यों बात नहीं करते, वजह क्या है? इतना आपको डर लगता है कि यार एफसी एक जिसे कहते हैं कि एक सिविल इदारा नहीं है, इसी वजह से आपको मतलब उसके ऊपर बात नहीं करते। बात आपको करनी है भाई, एक मुल्क है, वहां पे एक हुकूमत है, वहां का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे सारी चीजें मौजूद है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉज आप उनको पूछे कि भाई क्यों आप इस तरह क्यों करते हैं। दूसरी चीज आरजू जो सबसे मैं कहता हूं, जो मैंने अभी तक जो बलूचिस्तान को स्टडी किया है, वहां पे मसला क्या है, फटा के साथ भी ये हुआ था, खैबर पुख्तनख्वा में भी हुआ था, और बलूचिस्तान में ये हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि आपने डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो फौज के हवाले किया। सिविल जो इदारे होते हैं, पुलिस का इदारा है, उनका ये काम है कि वो वहां के लोगों को आपने बीच में से जो आपका एक अवाम और हुकूमत के थ्रू या सरकार के थ्रू जो राब्ता होता है, वो आपका सिविल इदारा जो पुलिस है बेसिकली वो यूनिफॉर्म्ड है,
लेकिन अवाम के साथ डायरेक्ट उनका राब्ता होता है, हर जगह थाने, चौकियां, पुलिस स्टेशन मौजूद होते हैं, तो वो उसके थ्रू आपका वो काम आसान होता है। लेकिन जब वो बीच में से निकल जाते हैं, यही मसला स्वात ऑपरेशन 2009-10 में हुआ, यही नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान में जब ऑपरेशन होते रहे मुख्तलिफ ज़रब अज़ब और राजगाल वैली में मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ नामों से जो ऑपरेशन हुए, क्योंकि वहां पे चलो हार्ड कोर वहां पे आपके टेररिस्ट मौजूद थे, वो आपने किए, लेकिन जब तक आप इस तरह के इदारों को कंट्रोल नहीं देते, उनको कॉन्फिडेंस नहीं देते, तो ये भाई आप फौज का अपना एक काम। मैं ये कहता हूं कि हुकूमत को भी चाहिए कि फौज को कहां रखना है, उसका एक जिसे कहते हैं सिस्टम आप बना दे कि भाई आपका इस एरिया तक काम है। अगर आपने सारा कंट्रोल किसी एक इलाके का दिया हुआ है, भाई फौज की ट्रेनिंग जिस तरीके से होती है, अगर हम ऑनेस्टली बात करें, किसी भी मुल्क के फौज की ट्रेनिंग वो एक और तरीके से होती है। बेशक हिंदुस्तान की फौज की ट्रेनिंग हो, वो पाकिस्तान के फौज की ट्रेनिंग हो, या वो अमेरिकन फोर्सेस की ट्रेनिंग हो, उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि भाई आपने इस तरीके से मतलब वो हैंडल करना है चीजों को। पुलिस को और तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस का काम है, पुलिस लोगों से बातचीत भी करती है, वहां का डिप्टी कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, डीपीओ हो गया, या डीआईजी या जो भी, और एसपी, एसएसपी, एएसपी, ये सारे लोग, इनकी ट्रेनिंग्स और तरीके से हुई होती है, क्योंकि डायरेक्ट पब्लिक के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आरजू इशू है बलूचिस्तान के हालात खराब होने में। ये बात भी मैं नहीं भूलना चाहिए, और हमें क्यों इंसर्जेंसी को कोई हवा दे, ये भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मैं ये नहीं मानता कि वहां पे ठीक है लोगों के ग्रीवेंसेस हैं, 70 सालों से हैं, लोगों के गिले शिकवे हैं, मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं। मेरे अपने जो यार दोस्त हैं वहां पर मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों में, मेरी उनसे बातें होती हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई हमारे गिले शिकवे क्यों नहीं दूर किए जाते? क्या हम इस मुल्क के बच्चे नहीं हैं? क्या मतलब एक अगर धरती माँ हम इस मुल्क को कहते हैं, तो क्या हम इसके बच्चे नहीं हैं? हमें क्या वो सहूलियात नहीं मिलनी चाहिए जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में दी जाती है? हालांकि दूसरे मुल्कों में भी कौन सी बड़ी सहूलियात है, लेकिन चले अगर हम कंपैरिजन शुरू कर लें पेशावर का, कराची का, लाहौर का, चले क्वेटा का, और बलूचिस्तान के रेस्ट ऑफ द जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो फिर वहां पे क्या है? वहां पे आप एक जिसे कहते हैं प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं देते, सारा कुछ मतलब आपने क्या रोजगार के मौके आप उन लोगों को नहीं देते, और आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो आपकी वाह वाह करते हैं। जी जी। सबसे बढ़कर जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है वो बहुत ज्यादा उठता है बलूचिस्तान से, लेकिन उसकी कोई किस्म की कोई सुनता नहीं है उस बात को। और हम कोशिश करेंगे कि हम जैसे आपने नाम लिया सेनेटर उस्मान काकड़ का, कि हम उनको भी शो में ला सकें और उनसे हम बात कर सकें बलूचिस्तान के ही ऊपर। हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं फखर। तो पीटीआई ने जो है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने जो है बहुत सक्सेसफुली, कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, अपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं। उस 2 सालों में लाते घूसे थप्पड़ सभी कुछ चला है। और अभी 2 दिन पहले भी सुना है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो है पीएम के आजम खान गालिबन उनका नाम है, उनको भी एक दो जैसे कहते हैं ना दे घुमा के, तो वो दे दिया उनको। लेकिन बाद में वो मुकर गए और वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप किस तरह से देखते हैं पीटीआई की हुकूमत को? क्योंकि जब से ही आए हैं ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज हैं वो बहुत कमजोर हैं। कश्मीर के इशू को हम उस तरह से हाईलाइट नहीं कर सके जैसे करना चाहिए था। शीरी मजारी भी बहुत सख्त नाराज हैं, कश्मीरी भी नाराज हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया पाकिस्तान जो है वो ये चीज कश्मीरियों को ही डिसाइड क्यों नहीं करने देता। दोनों जो है वो इतने सालों से आपस में टेंशन बना के रखी हुई है, और समझ में दोनों के नहीं आ रहा। मतलब दोनों तरफ जैसे कहना चाहिए ना कि जी ढक्कन किस्म के जो वो पॉलिटिशियंस बैठे हुए, सॉरी टू से। लेकिन ये कि करें तो क्या करें? आप कैसे देखते हैं इनके 2 सालों को? आज 2 साल तो इनके बड़े सब गुजरे हैं। हम जो आम आवाम है पाकिस्तान के, तो हमें अंदाजा है, आपको भी यकीनन, आप भी इस मुल्क में रहती हैं, हम भी रहते हैं, आवाम से जो आम, हमसे भी जो आम लोग हैं उनसे भी यकीनन आपकी भी डेली बेसिस पे बात होती है, क्योंकि हम इसी सोसाइटी के लोग हैं, तो यकीनन इसी सोसाइटी के लोगों से हमारी बातचीत होती है। अपर क्लास के जो लोग हैं उनसे भी, जो मिडिल क्लास के उनसे भी, और जो लोअर क्लास के हैं उनसे भी। लेकिन मसला ये है कि 2 साल यकीनन बड़े सख्त गुजरे।
इसमें कोई शक नहीं है। जितना मुझे समझ है थोड़ी बहुत इकोनॉमी, क्योंकि एज ए बिजनेस ग्रेजुएट मैं फॉलो कर रहा होता हूँ इकोनॉमी को, और पिछले अगर मैं मतलब बात करूं 8-9 सालों की या 10 सालों की, तो इनके बजट्स को मैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूं। मुख्तलिफ हुकूमतों के बजट्स मैंने देखे, पीपल्स पार्टी के देखे, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ के, मुस्लिम लीग नून के देखे, और अभी इनके जो बजट सेशन, जो 2 इन्होंने बजट अपने फेडरल बजट्स दिए उनको भी मैंने देखा। यकीन करें कि मसला पता एक होता है आम आदमी का। आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने यार क्या किया। आम आदमी ये सोचता है कि यार मुझे क्या फैसिलिटेट किया, मुझे क्या डिलीवर किया। मैं जब मार्केट में जाता हूं तो 1000 रुपए में लेके जाता हूं, मैं पहले कितनी चीजें उस 1000 रुपए में मैं कितनी चीजें लेके आता था, और अब मैं अगर 1000 रुपए मार्केट में लेके जाता हूं तो मुझे कितनी चीजें मिलती है। आम आदमी का सिंगल एक इशू है ये। दूसरी चीज पे अगर हम आते हैं गवर्नेंस के हवाले से या फिर इनके एम्प्लॉयमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन 2 सालों में बढ़ी है। इसके साथ साथ जो हमारे मुल्क में गुर्बत की शरह पॉवर्टी है वो 50% तक पहुंची है, यानी आधे लोग अब गुर्बत में मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट आ गए। उसकी वजह यह है कि जब महंगाई होती है, आपकी इनकम, जिनके पास इनकम है भी, तो वो पूरी उनका जो पैसा है वो खाने पीने में ही जाके खर्च हो जाता है, उसके पास किसी और चीज के पैसे नहीं बचते। अपने बच्चों की तालीम भी है, सेहत भी है, और भी आपके मुख्तलिफ चीजें हैं। दूसरी फिर घर के सिर्फ मतलब जिसे कहते हैं अगर किसी का अपना घर है तो बिजली तो इस्तेमाल करता है, नेचुरल गैस है या एलपीजी गैस है वो तो इस्तेमाल करता है, तो वो कहां से उसको पूरा करेगा। कल मैं मतलब एक हमारे जर्नलिस्ट दोस्त है, तो उन्होंने एक स्लैब शेयर किया था ये गैस और बिजली के हवाले से। अब यकीन करें उसको पढ़ के तो मेरा तो दिमाग घूम गया कि पहला स्लैब 272 रुपीस का है, दूसरा स्लैब जो है वो 1000 गालिबन 172 रुपीस का है, या पता नहीं 1200 रुपए का है दूसरा स्लैब। तीसरा स्लैब है 4400 रुपए का। फिर उसके बाद चौथा स्लैब जो है वो तकरीबन 9.5 या 10,000 का। जिन एक स्लैब से अगर आप 1 यूनिट ऊपर जाते हैं तो आपका जो स्लैब जो 272 रुपए आपने देने थे, फिर उसके बाद आप 1200 रुपए देंगे। अगर उस स्लैब से आप 1 यूनिट ऊपर जाते हैं तो उसके बाद आपका जो स्लैब है वो जाके 4000 या 4500 पे पहुंचता है। मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रही कि एक एक आप गाड़ी में फ्यूल डाल रहे हैं 100 रुपए पर लीटर के साथ, आप कहते हैं कि मुझे 200 लीटर डालना है, कहते हैं कि आपको ये 150 रुपए में मिलेगा। फिर आप कहते हैं मैंने 300 लीटर डालना है, कहते हैं आपको 250 रुपए में मिलेगा। फिर आप कहते हैं मैंने 500 लीटर फ्यूल डालना है, कहते हैं ये तो आपको 1000 रुपए पर लीटर मिलेगा। मतलब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरीके से ये चीजें कर रहे थे। दूसरी ये कहते हैं हम आम आदमी को आरजू रिलीफ दे, ये मुझे वो आम आदमी बता दे जिसके घर का बिजली का खर्चा 200 से 300 यूरो कॉस्ट है, जो प्राइस मैं कहूंगा कॉस्ट नहीं, कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ी जितनी प्राइस आपने बढ़ाई। उसकी वजूहत ये है कि आप जो कहानियां सुनाते थे हमें 2 साल पहले तक जब आप अपोजिशन में हुआ करते थे, वो कहानी और आज की कहानी बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। उस वक्त आप ईस्ट पे खड़े थे, नॉर्थ पे खड़े थे, अब आप साउथ पे खड़े, ठीक है, और आप मतलब उल्टी गंगा बह रही है यहाँ, आप वही काम कर रहे हैं जो आप दूसरों को गालियां दिया करते थे कि भाई ये फला को माफिया को ये खिला रहा है, फला माफिया के ये बैंक्स भर रहा है, फला के ये जेब भर रहा है। आपने तो उनको भी जिसे कहते हैं कि उनको भी पीछे छोड़ दिया आपने शुगर के साथ। जी फखर जहांगीर तरीन किधर है? आरजू जहांगीर तरीन अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लंदन में बैठे हुए। रात भी इमरान खान साहब का इंटरव्यू हुआ था। इमरान खान साहब उनके बड़े चहीते किस्म के जर्नलिस्ट हैं, तो बल्कि मैं कहता हूँ जर्नलिस्ट रहे भी नहीं, गुचौरी बन गए, क्योंकि जर्नलिस्ट का ये काम नहीं होता जो आजकल वो ट्विटर पे वीडियो मैसेजेस बना के और जिस तरीके से वो कर रहे हैं। भाई आप कोई मतलब जिसे कहते हैं शिबली फराज नहीं है कि आप उसके वजीर इत्तलात है ना, आप शहबाज गिल है, आप जर्नलिस्ट। तो अगर आप जर्नलिस्ट है तो आपको अगर नवाज शरीफ कोई गलत करता है उसको भी आपको नहीं मतलब स्पेयर करना चाहिए। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, असफंदियार वली, मौलाना फजल रहमान या इमरान खान, जो भी कोई गलत करता है और अवाम को डिलीवर नहीं, अवाम को डिलीवर, ये नहीं पर्सनल में नहीं कि मुझे अगर इमरान खान नहीं अच्छे लगते तो मैं पर्सनल कैपेसिटी में मैं तो कहता हूं यार ये मुझे बुरा लगता है, बुग़्ज़ इमरान, बुग़्ज़ नवाज शरीफ, बुग़्ज़ जरदारी, बुग़्ज़ मौलाना फजल रहमान, इसमें नहीं। अगर वो अवाम को उनके पास इख्तियार है और वो डिलीवर नहीं करता, तो जहांगीर तरीन साहब अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं।
चीनी का एक स्कैंडल हुआ था, आपको पता होगा, जनवरी में, इसी साल जनवरी फरवरी में, फिर कोरोना आया। खैर वो स्कैंडल इन्होंने कहा हमने रिपोर्ट ये कर दिया, अप्लाई कर दिया। रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? रिपोर्ट के बाद तमाशा देखे कि चीनी जो उस वक्त मार्केट में हमें 63 रुपीज या 65 66 में मिल रही थी, वो चली गई 79 रुपीज में। 79 से जंप करके 85, 85 से 90। मैं आपको बता दूं 12 अगस्त को मैंने शुगर जो परचेज की पर केजी, दैट वाज 94 रुपीज पर केजी। इस वक्त जो आज हम बात कर रहे हैं यानी 19 अगस्त को, तो आज मार्केट में शुगर प्राइस जो है 110 रुपीज है, यानी 5 से 6 दिनों में 1 केजी के ऊपर 14 से 15 रुपए बढ़े। क्या हुआ? क्यों? कि खान साहब ने नोटिस लिया था। आप किस किस्म के नोट? अच्छा, शिबली फराज साहब की ये स्टेटमेंट अगर आज वाले न्यूज़पेपर में देखें तो हम उन्होंने फिर अपनी वो जो जिसे कहते हैं कि बड़के मारी है कल पीआईडी में बैठ के कि हम आटे माफिया के साथ ये कर लेंगे, तो शुगर माफिया के। ओ भाई, आप कुछ नहीं कर रहे। अगर आप कुछ कर रहे होते तो 53 रुपीज पर केजी वाली चीनी जो इंटरनेशनल मार्केट में शायद इससे भी कम है, वो क्यों हमारे लोग 110 रुपए में खरीद रहे? वही आटा जो नॉर्मली 40 से 50 रुपए पर केजी मिल रहा था, इस वक्त 70 से 80 रुपए पर केजी हमें मार्केट में मिल रहा है, और मिलता भी नहीं। आजू कल की बात है कि पेशावर के अंदर शुगर अवेलेबल नहीं थी। इससे पहले कराची के एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने बाकायदा, शायद जियो के थे, उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट बनाई थी कि होलसेल मार्केट में जहां पे भी हम जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास चीनी अवेलेबल नहीं है। तो मुझे ये बता दें कि ये बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूं, तो जो छोटे और रिमोट इलाके होंगे वहां पे क्या हालात होंगे? तो हालत तो इनकी ये, जहांगीर तरीन को इन्होंने जाने दिया कि भाईजान बस, जिसे कहते हैं ना, ऊपर ऊपर से हमारा लड़ाई झगड़ा लगा रहेगा, तुसी जाओ, कोई मसला नहीं है, चीज साथ आपकी शुगर मिले, वहां बैठ के भी हम आपको इंशाल्लाह फायदा ही देंगे, और ऐसा फायदा देंगे कि आपने कभी जिंदगी में नहीं लिया हो। आपकी कॉस्ट टोटल शुगर की है 61 रुपीज। एक्स मिल रेट जो बनता है उसका 62 रुपए पर केजी बनता है, 62 रुपीज बनता है, और वो चीनी 110 रुपए में बन रही है। तो आज इससे बड़ा और मजे का बिजनेस कौन सा होगा? मैं तो कहता हूँ हमारे वो पश्तूनों में बड़ा मशहूर है कि कौन सा यार, मैं कोई हीरोइन का बिजनेस कर रहा हूँ, आजकल आइस बहुत ज्यादा है, तो आइस के बिजनेस में भी बहुत पैसा है। मैं कहता हूँ ना आइस के बिजनेस में पैसा है, ना हीरोइन के बिजनेस में पैसा है। आजकल अगर पैसा है तो वो आटा और चीनी के बिजनेस में, और उसके साथ साथ पावर सेक्टर में अगर आपका पावर प्लांट है तो अयाशी मारे जिधर मर्जी आप रहे, कोई मसला नहीं, पैसा। तो इसका मतलब है कि बाकी सबको जैसे बता रहे थे कि करप्ट है, पैसे बना रहे हैं, तो इनमें भी कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन एक चीज और फखर यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जी पहले तो हम ये बात करते थे कि श्रीनगर कैसे लेना है, और अब हम ये बात करते हैं कि मुजफ्फराबाद कैसे बचाना है। तो एक तरह से जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, जिस तरह से एम्बेसडर्स हमारे काम कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे फॉरेन मिनिस्टर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है मौलाना साहब ने। और लगता यही है कि जिस तरह की आपस में इनकी चल रही है, कभी शीरी मजारी कुछ कह देती हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी किसी को थप्पड़ लगा देते हैं और फिर मुकर जाते हैं। तो कुछ टेंशन लगती है आपको कैबिनेट के अंदर? कुछ हलचल है, कुछ आपस में जो है वो क्लैशेस चल रहे हैं? बहुत ज्यादा आरजू, बहुत ज्यादा, और ये अब से नहीं है, ये राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे है। क्योंकि ये पावर की जो जंग है, कुर्सी की जो जंग है, ये बड़ी खतरनाक है। हर कोई ये चाहता है। फवाद चौधरी को आप देखे वजीर इत्तलात थे, फिरदौस आशिक आ गई, आज किधर है फिरदौस आपा? गायब है, कहीं पे नजर नहीं आ रही। कहीं आपको नजर आई है पिछले 1 महीने में? न टीवी पे, न सोशल मीडिया पे, कहीं पे नहीं है, गायब है, अंडरग्राउंड। भाई कुर्सी की जंग है, वहां पर किसको लाया गया? शिबली फराज साहब को बेचारे को। हालांकि शिबली फराज साहब को पर्सनली मैं जानता हूं बहुत पहले से, जब वो सेनेटर नहीं भी थे, बड़े नाइस और कूल आदमी। लेकिन अब वो ऐसी जगह पे उनको फंसा दिया गया कि वो मेरे ख्याल में गंदे ज्यादा हो रहे, और मतलब इसके अलावा कोई फायदा नहीं। उसके साथ जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब जो सीपीआई अथॉरिटी के भी हेड है, शेयर करते हैं उसको, उनको एज ए एडवाइजर रखा गया। मुझे नहीं पता कि मतलब किस कैपेसिटी में आरजू रखा गया, अल्लाह बेहतर जानता है। इमरान खान साहब को पता होगा या फिर आसिम बाजवा साहब को पता होगा। हालांकि आसिम बाजवा साहब को मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है फौज में मसले मसाइल होंगे, हमें गिले शिकवे भी उनसे होते होंगे, लेकिन एज ए DGISPR वो बड़ा अच्छा उन्होंने डिलीवर किया, यकीन कर, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब सीपीआई अथॉरिटी को भी किसी हद तक मैं कहता हूं कि ठीक है, इट्स फाइन, ओके। लेकिन भाई यहाँ पे
वजीर इत्तलात के साथ एज एडवाइजर उसको आपने ले आके, वो मेरी समझ से बाहर है। वो शायद खान साहब अगर बताना पसंद करेंगे तो शायद बता दें। मैं मेरे ख्याल में बहुत छोटा सा एक आदमी, छोटा सा जर्नलिस्ट हूं, मुझे नहीं पता कि क्यों किया गया। तो ये सारी जो ड्रामेबाजी है, फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर थे, फिर उसको हटा के आपके हफीज शेख साहब को लाया गया। इसके साथ शाह महमूद कुरैशी जी फाकर, आपकी वीडियो हो रही थी थोड़ी देर के लिए। जी मैं आपको बता दूं कि मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे शुरू से, लेकिन बीच में से कुछ अरसा पहले, एक महीना पहले, एक मसला ये हुआ था कि जब इमरान खान साहब की कुर्सी बहुत ज्यादा हिल रही थी कि वो शायद जाने वाले हैं या जो भी है, तो उस वक्त इन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स किए थे शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि वो चाह रहे थे, और कुछ अंदरूनी खाना खबरें भी इस तरह की आ रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर की सीट पे ये बैठ जाए। तो लाजमी सी बात है, फॉरेन मिनिस्टर की सीट भी बहुत बड़ी सीट होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो मतलब पूरे मुल्क का एक हेड होता है डेमोक्रेटिक सेटअप में। तो यकीनन फॉरेन मिनिस्टर से फिर पीएम बड़ा होता है, तो वो कुर्सी जब उनको नजर आई, तो ये वाली कुर्सी फिर उनको चोटी लगने लग गई। तो इस वजह से फिर, अगर आपको पता हो, जब वो बात इमरान खान साहब को पता चली, तो उस वक्त भी बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, और इन्होंने एक बड़ी अजीब किस्म की, बोंडी किस्म की स्पीच की फ्लोर ऑफ द हाउस, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने। और यकीन करें, मुझे बड़ी मतलब हैरानगी हुई कि चलो अगर मुराद सईद ये कर रहा है तो करने दो भाई, उसका अपना एक अलग सीन होगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जैसा सीनियर पॉलिटिशियन, बड़ी की पोस्ट पे रहा है, बड़ी बड़ी सीट्स पे रहा है, फॉरेन मिनिस्टर, और बड़ा तगड़ा डिप्लोमेट, मैं कहूंगा आरजू है, इसमें कोई शक नहीं है। तगड़ा फॉरेन मिनिस्टर है, दुनिया में लोग उसको जानते हैं, उसका रिगार्ड करते हैं। उसके बावजूद इस तरह की बातचीत करना फ्लोर ऑफ द हाउस जेब नहीं देता। लेकिन वो मसला ये था कि वो इमरान खान साहब को ये बताना चाह रहे थे कि सर, मैं बस जो गलती हो गई वो हो गई, लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो उसको गंद को साफ करने के लिए वो इस लेवल तक बेचारे जो है उनको आना पड़ गया। उसके बाद कल भी शायद आपसे फोन पे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने आपको कल मतलब दोपहर के टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि आजम खान इज ए की पर्सन इन द पीएम सेक्रेटेरिएट, पीएम ऑफिस। वो समझ लें कि वो एक किस्म का प्राइम मिनिस्टर है, जिस तरह फवाद हसन फवाद हुआ करते थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, ये वही चीज है। अब यहाँ पे मसला क्या है, वहां तो मियां साहब एक बड़े, मैं कहूंगा, तगड़े किस्म के सियासी आदमी हैं, और उनको पता है कि कैसे मैंने चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि पंजाब को जो बंदा चला लेता है तो मुल्क को चला सकता, तो वो हैंडल करते थे इस तरह के लोग। खान साहब उस तरह के नहीं। खान साहब ये समझ रहे कि ये 10-11 बंदों की टीम है, और यार मैंने इंग्लैंड में जो है वो एडिलेड के उसमें साउथ एम्पटन में मैं उतरा हूं, और मैंने इंग्लैंड के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैंने सिडनी में खेलना, और बस ये नहीं है भाई। हुकूमत करना और होता है, आपको सामने जो लोग हैं वो और है, और जो उसके बैक में है वो और है। तो ये सारी चीजें जो है खान साहब के लिए, इसमें खान साहब को पता भी वक्तन फवक्तन चलता रहता है कि यार ये इनके लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी, बहुत सारी लॉबीज ऐसी, उन्होंने अपने बंदे इंजेक्ट किए हुए। अगर रजाक दाऊद साहब है, ट्रेड के मिनिस्टर हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर जो आजम खान साहब है, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग होंगे या जिन्होंने उनको सपोर्ट किया यहाँ लाने में, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट है ये, तो वो फिर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। असद उमर साहब ने अपने लोगों से जिनसे वादे किए हुए थे वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। चौधरी बरादरान जो पंजाब में बैठे हैं वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। खुसरो बख्तियार एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक मतलब साउदर्न पंजाब की एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। खुद उनकी शुगर मिले हैं, फ्लोर मिले हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्री है उसकी। तो यकीनन वो ये नहीं चाहते कि भाई इमरान खान साहब अपना काम करें, भाई हमने इसी पाकिस्तान में सियासत करनी है। कल को पता है इमरान खान साहब हो या ना हो, लेकिन हमने इधर सियासत करनी है इस लोगों के साथ, और इसी मुल्क से कमाएंगे, इसी मुल्क से लगाएंगे इधर नहीं। ये सबका सिंगल मतलब, ये बेशक अपोजिशन के लोग हो या हुकूमत के लोग हो, उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है, और बड़े मतलब एग्रीड होते हैं दोनों पार्टी कि भाई हमने कमाना पाकिस्तान से, लगाना हमने घर भी वहीं खरीदने हैं, बच्चे भी वहीं पढ़वाने हैं, बच्चे भी वहां रखने हैं, यहाँ पे आना है, हुकूमतें करनी है, इसी कौम के खून को चूस के हमने पैसा कमाना है, और लगाना हमने दूसरे कंट्रीज में। तो ये चीजें होती हैं आपस में, इनके झगड़े लड़ाई, ये इसमें कोई शक नहीं है। फवाद चौधरी साहब भी एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, मतलब एक बैकग्राउंड है उनका, फैमिली बैकग्राउंड बड़ा मजबूत किस्म का।
फिर चौधरियों का अपना एक बैकग्राउंड है, खुसरो बख्तियार का अपना है, रजाक दाऊद का अपना है, जहांगीर तरीन साहब का। क्या आपको क्या लगता है कि जहांगीर तरीन साहब यहाँ से चले गए तो जहांगीर तरीन साहब के अंदर कोई बंदा नहीं है? जहांगीर तरीन साहब वो बंदा है जो अपने जहाज लेके और अपने हेलीकॉप्टर लेके इमरान खान को घुमाया करते थे। तो आपका क्या ख्याल है कि भी वो मतलब साइड से स्क्रीन से गायब हो गए तो साइड पे हो गए? नो, वो पीछे बैठ के जितना स्ट्रॉन्ग खेलते हैं ना, शायद फ्रंट पे आके इतना नहीं खेल सकते। तो वो वहां लंदन से पे आने के मेरे ख्याल है वो इंटरेस्टेड भी नहीं है कि वो फ्रंट पे आके खेलें, वो पीछे से ही उनको खेलना जरूरत, ज्यादातर। उनको कोई जहांगीर जरूरत, एग्जैक्टली आर्ज उनको कोई जरूरत नहीं है। पैसा उनके पास बेतहाशा है, दुनिया के बड़े बिजनेसेस उनके पास हैं, बेतहाशा जायदादें उनके पास हैं, दुनिया में हर जगह उनके घर, ऑफिसेस, कारोबार मौजूद है। उनको क्या जरूरत है? उनको मजा सिर्फ ये लॉबिंग में मजा आता है, उनको एंजॉय करते हैं। जिस तरह शतरंज की गेम है, ये वही खेलने वाले लोग होते हैं पीछे बैठ के, और ये मतलब हंस रहे होते हैं कि यार देखो हमने कैसी मतलब इनको जो है घुमा कर रख दिया। खान साहब को अब समझ नहीं आ रही कि चीनी का मैं क्या करूं। और सबसे मतलब जो जो अफसोसनाक बात है कि मेरे जैसे आम आदमी के ज़हन में और सोच में, ये समझ में ये बात आती है कि शिबली फराज साहब कहते हैं हुकूमत को नहीं पता कि चीनी गायब कहाँ होगी। हालांकि इसका बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है कि शुगर मिलों ने प्रोडक्शन कितनी की, इतने 1000 मेट्रिक टन वो की प्रोडक्शन की। मार्केट आपकी कितनी कंज्यूम करती है? भाई इतनी करती है। रेस्ट ऑफ द चीनी, क्योंकि अगर शुगर, अब मैं किसी शुगर मिल से चीनी परचेज करता हूं तो वहां पे मेरा रिकॉर्ड होगा। ये तो नहीं है कि मतलब मैं चला गया और मैंने शापर में मतलब जैसे कि 10 टन चीनी डाल के और हाथ में उठा के और मैं निकल गया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो बाकायदा जिस थ्रू मतलब परचेज और वो सारा कुछ होता है, पता चल जाएगा कि भाई चीनी है किधर, क्यों रखी गई है। ये सारा इसी तरह आटे का ये सीन है। मतलब पीक सीजन था गंदम का, गंदम गायब है मार्केट से। ये सारी ड्रामेबाजियां खान साहब को जब समझ नहीं आती, इसीलिए मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और ये आसिफ जरदारी साहब उनको कहते थे कि भाईजान हुकूमत करना आसान नहीं है पाकिस्तान में। स्टेज पे खड़े होके पोजीशन में बैठ के और लोगों को गालियां देना बड़ा आसान काम है, लेकिन ये इतना आसान नहीं। बिल्कुल, जैसे कल वो कामरान खान साहब का जो शो था, जो उनका यानी जो उन्होंने इंटरव्यू किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, तो उसमें कोई नई बात नहीं थी। वही घिसे पिटे सवाल और वही घिसे पिटे जवाब, जो के बच्चों को भी याद हो गए हैं। कोई नई चीज बताने के लिए दोनों पार्टीज के पास नहीं थी, ना मीडिया के पास, ना कामरान खान के पास कोई नया सवाल था, और ना ही इमरान खान साहब के पास कोई नया जवाब था। उन्होंने वही वो वहां से शुरू किया जो वो 21-22 साल वो जद्दोजहद करते रहे इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद की कहानियां, हमें ये हो गया, हमें तो इस तरह की मुल्क मिला, हमें तो लूटा हुआ मुल्क मिला। वो तो हर हर हुकूमत को ऐसा ही मिलता है, लूटा हुआ ही मुल्क मिलता है। तो लास्ट मिनट फखर, आप क्या कहेंगे कि कुछ उम्मीद है कि इनसे कि ये कुछ आगे अपनी फॉरेन पॉलिसीज को कुछ बेहतर कर पाएंगे, या आपको लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को रिप्लेस किया जाएगा शीरी मजारी से? बेसिकली मेरा ख्याल है कि जब तक शाह महमूद कुरैशी है तो आई डोंट थिंक सो कि उसको रिप्लेस किया जाएगा। एक तो ये है कि उनको सिर्फ थ्रेटन किया जाता है, ठीक है, ये चीजें हैं। हालांकि कुछ चीजें उन्होंने गलतियां भी हुई, कुछ उन्होंने सही भी किया। सऊदिया के हवाले से उनकी स्टेटमेंट के ऊपर बेसिकली उस पर गुस्सा निकाला जा रहा है कि उन्होंने सऊदिया के खिलाफ ऐसी बात क्यों की। यार सऊदिया के खिलाफ बात, सीधी सी बात है कि मसाइल हैं हमारे सऊदिया से, हम क्यों ये कहें कि नहीं जी बड़ा हमारी वावा किस्म की मतलब वावा किस्म के ताल्लुकात हैं। जब उनको जरूरत नहीं होती वो हमें साइड पे कर लेते हैं, जब उनको जरूरत होती है तो वो फिर पाकिस्तान विजिट भी करते हैं, हमारे लोग भी वहां जा रहे होते हैं, वो भी यहाँ पे आ रहे होते हैं, तेल भी हमें मुफ्त मिल रहा होता है, पैसे भी हमें कैश मिल रहा होता है, सारी चीजें हो रही होती। तो ये चीजें कि रिप्लेसमेंट तो फिलहाल मुझे नजर उनकी नहीं आ रही। जब उनको सिर्फ उनको थ्रेट किया जाता है, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं हिडन मैसेजेस दिए जाएंगे, और कोई मतलब शाह महमूद कुरैशी कोई बच्चा तो है नहीं कि उनको समझ नहीं है। वो लाजमी सी बात है, उसकी सोच शायद इमरान खान साहब से बहुत आगे की है और बड़ा तेज आदमी है। उसको मतलब पता है कि यार क्या चल रहा है मेरे इर्द गिर्द, क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है मेरे खिलाफ। दूसरी बात, ये आपने बात की फॉरेन पॉलिसी बेहतर करने की। फॉरेन पॉलिसी के लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, और वर्कआउट ऐसा नहीं है कि भाई कुर्सी की जंग हो, हर कोई कहे कि यार मेरी कुर्सी मजबूत हो, बाकी मुल्क का बेड़ा गर्क हो, वो हो। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी के लिए आपको बड़ी लॉन्ग स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है उसके ऊपर, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर। ये नहीं है कि आपके किसी के साथ ताल्लुकात, रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं थे, पिछले 10 सालों से रशिया के साथ हमारा रिवाइवल हुआ, 10 साल लग गए।
लेकिन अभी भी बड़ी सारी चीजें हैं जो अभी होनी है। अमेरिका के साथ हमारे शुरू से बहुत बेहतर ताल्लुकात थे। मैं कहता हूँ पिछले 10 साल पहले तक, मुशर्रफ गवर्नमेंट तक बहुत अच्छे ताल्लुकात। उसमें बड़ी खराबियां आई, मुख्तलिफ वजूहात है उसकी। हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट है इस रीजन के अंदर। हमारी अपनी जरूरतें, उनकी अपनी जरूरतें। वो अपनी जरूरतों को देखते हैं, पाकिस्तान को अपनी जरूरतों को देखना और देखना भी चाहिए। ये सारी चीजें अगर इसको हम एक एक्सट्रीम लाइन कर, यकीन करें। दूसरी चीज, दूसरे के लिए काम नहीं करना, सिर्फ अपने मुल्क के लिए काम कर। सऊदिया को ये कहना है कि भाई आप हमारे दोस्त हो, बड़े भाई हो या जो भी आप हो, लेकिन ईरान हमारा पड़ोसी है। ईरान के साथ हमारा 1000 या 1500 या 2000 किलोमीटर का बॉर्डर है। भाई उससे उसके बगैर भी हम नहीं रह सकते, लाजमी सी बात है। एक पड़ोसी मुल्क है आपका, इवन आप हिंदुस्तान के साथ आपका पड़ोस का मतलब राब्ता है, मुल्क है। आप कभी उनसे कुछ लेते हैं, कभी कुछ आप उनको देते हैं, ये लगा रहता है क्योंकि पड़ोसी है दोनों। बेशक ताल्लुकात अच्छे खराब होते रहते हैं, ठीक होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन का शिकार होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी तौर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आप उनको कहीं से मतलब नहीं हिला सकते, वो हमें नहीं हिला सकते, दोनों ने इधर मौजूद होना है। फिर दूसरी तरफ चाइना। तो आप अगर ये बात समझाने में कामयाब हो कि डिप्लोमेसी है बेसिकली क्या, डिप्लोमेसी में ये तो है नहीं कि आपने कोई तोप और बंदूक उठा के जाके मतलब मोर्चे में बैठ जाना है। आपने नहीं, यही करना है कि आपने बैलेंस क्रिएट करना। क्या करें, सऊदीया का कतर के साथ मामला आता है तो आप उनको कहें कि सर ठीक है, आपके कजन हैं वो, आपका आपस में मामला हो सकते हैं, लेकिन हमें बैलेंस रोल प्ले करने दें। ना कि हमें ये कहें कि ये आपकी फौजें आके यहाँ पे हमें हमें जो है यहाँ पे बैठ जाए और मतलब इनके खिलाफ लड़े, यमन के खिलाफ लड़े, इराक के खिलाफ लड़े, सीरिया के खिलाफ लड़े। नो, अब ये वाला सिस्टम जब आप खत्म करेंगे तो आपके रीजन में ताल्लुकात अच्छे होंगे। ईरान को भी आप ये कह दें कि साहब आपका एक आइडियोलॉजी का मसला, एक तरफ शिया एक्सट्रीम है और एक तरफ वहां भी एक्सट्रीम है सऊदिया। इन दोनों को, ये दोनों एक्सट्रीम हमें जलील कर रही होती। इवन यहाँ पे रहने वाले लोग जो सपोर्टर हैं सऊदिया के, वो ईरान को गालियां दे रहा है। इसका ईरान का सपोर्टर है वो सऊदिया को गालियां दे रहा है। लेकिन किसी को ये फिक्र नहीं कि यार ये पाकिस्तान है तो भाई ये सारी चीजें। अगर आपको इतना शौक है तो आप फिर जो जिसको ईरान बहुत पसंद है, बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे अच्छा मुल्क है, तेल के बड़े जखारे हैं उनके पास, तेल और गैस के, भाई आप वहां चले जाएं। जिनको अरब ममालिक बड़े पसंद है, सऊदी अरेबिया से बड़े वो इम्प्रेस है, वो यहाँ से जाए और उनको कह दे भाईजान हम बस आपके हैं, जो मर्जी हमारे साथ करें, ऊंट हमसे चरवाएं या हमसे कोई और काम करें, या हमें बस पका पकाया खाना खिलाए और हम आपके जो है ना बस करते रहेंगे आपकी गुलामी, तो वो कर। जो पाकिस्तानी होंगे वो पाकिस्तान में बच जाएंगे। मैं तो यही कहता हूं। बाकी मतलब इर्द गिर्द के मुल्कों को सारों को आपने बैलेंस में रखना, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो ऑटोमेटिकली 2 साल 4 साल 6 सालों में उसमें बेहतरी आ जाएगी। आपकी एक लाइन क्लियर हो जाएगी बाकी ममालिक को भी, क्योंकि अब यहाँ पे एक लॉबी खेलती है ईरान के लिए। ईरान कहता है कि यार यहाँ तो सबसे ज्यादा होल्ड हमारा होना चाहिए, हमारा हक है। सऊदी कहते हैं नहीं ये तो हमारा हक है इसके ऊपर। फिर दूसरे जो आपको चाइना कहते नहीं ये हमारा हक है। तो ये चीजें बैलेंस जब तक हम नहीं करेंगे, हम एक्सट्रीम, अमेरिका कहते नहीं ये तो आप लोग तो हमारी कॉलोनी हो, तो ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेगी बड़ी क्लियर है। मुल्क के इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, दूसरे के इंटरेस्ट को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तो आप बेहतर चलेंगे। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब कहे कि मैंने अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो फिर पाकिस्तान क्या। कोई कहता है कि अगर बुखारी साहब कहते हैं कि मैंने ईरान के इंटरेस्ट को वो करना है तो पाकिस्तान क्या। फिर तीसरा कोई आता है कि मैंने ये अरब ममालिक को वो करना है, सऊदी अरेबिया का करना है तो पाकिस्तान क्या। असल इश्यूज इन चीजों से जब तक हम नहीं निकलेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि फॉरेन पॉलिसी आपकी। और दूसरी चीज, एक्सट्रीम लेवल पे जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ती है, मुख्तलिफ रिलीजियस किस्म की एक्सट्रीमिज्म, उसको कोई सपोर्ट करता है। शिया कम्युनिटी को ईरान सपोर्ट करता है। मेरे पास चिनार में ऐसे लोग मौजूद है जो बाकायदा जो एक जिसे कहते ईरानियन मलेशिया जिस तरह है, पासबान इनकलाब जिनको कहा जाता है, उनके लिए बाकायदा खवातीन और मर्दों की फौज मौजूद है। भाई क्यों, वजह क्या है, क्यों उनके लिए इस तरह की फौज मौजूद। कोई ये अरब आपस में उनकी लड़ाई, आपको मैंने एक वीडियो भी दिखाई होगी, वो ट्विटर पे मैंने ट्वीट भी किया था कि आपस में उनकी लड़ाई 1 हफ्ता वो मॉडर्न गोलों से एक दूसरे के ऊपर मतलब गोलाबारी करते रहे। मतलब इतने वो स्ट्रॉन्ग है, इतना उनके पास पैसा, और दोनों मुल्कों दोनों ममालिक उनको सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को खराब करते हैं। तो ये चीजें इनसे अगर हम निकलेंगे तो मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी भी बेहतर हो जाएगी और हमारे इंटरनल जो मैटर्स हैं उसमें भी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फखर कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि जल्दी हम सेनेटर उस्मान काकड़ और दूसरे जो
बलूचिस्तान के जो लीडर हैं, जो वहाँ पे सूरत हाल को जानते हैं, हम उनसे भी बात करेंगे बहुत जल्दी अपनी होपफुली आने वाली वीडियोस में, ताकि हम थोड़ा बलूचिस्तान को भी कवर कर पाएं और सही सूरत हाल सामने ला सकें। वैसे तो अभी जो कुछ हुआ है वो काफ़ी हम उससे डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन होपफुली हम कोई सही पिक्चर लगा सकें, लोगों को बता सकें, और जो लोग वहाँ पर हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनको जिम्मेदारी का एहसास हो कि वो इस तरह से लोगों को ना मारें और इस तरह से लोगों को उठा के ना ले जाएं, बलूचिस्तान में स्पेशली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।